सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुनी सुनाई बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता। हमेशा खुद जाकर देखता हूँ कि वाकई ये मसला है भी या सिर्फ अफवाह है। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अगर आपको ये बताया जाए स्कूल जाना तो छोड़ें, प्राइवेटली कभी अगर आपने एग्जाम भी नहीं दिए मैट्रिक के तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन सकता है। मेरा दिल तो नहीं मानता ऐसा होता है, चले फिर भी देख लेते हैं। टीम जब आएगी भाईजान को पहले आना जरूरी है, तो जरा एक गेटअप थोड़ा करना भी जरूरी है ताकि कोई पहचान ना ले। कायनात के किसी भी कोने में, जिस भी कंडीशन में या किसी भी पोजीशन में आप हैं, आप सबको बोल नेटवर्क के दिल से खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम वकार ज़का है, ना मैं आपका मेहमान ना मेज़बान, मैं हूं आपका भाईजान। और आज ये जो मेरे बिखरे हुए बाल आपको नजर आ रहे हैं, ये इसलिए है कि मैं खुद परेशान हो गया हूं। ये सोच कर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसी चीज आज आपको दिखाने वाला हूं मैं कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि वाकई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। बात जहां से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में एक इंसान की जिंदगी क्या होती है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद हमें यह बताया जाता है कि भाई 8th ग्रेड तक पढ़ लो, क्योंकि 8वीं क्लास में जितना आप लोग पढ़ोगे तो फिर आपको साइंस लेनी है। साइंस लेने के बाद आपको आगे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो अब पढ़ लो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो हम उस सुकून की तलाश में पढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही हम मैट्रिक में आते हैं और नंबर अच्छे आ जाते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में आते हैं और सोचते हैं अब हमें सुकून वो मिल जाएगा जिस सुकून की बात हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता और हमें यह बताया जाता है कि अब अगर नहीं पढ़ोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंटर है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आपके नंबर नहीं आए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा। आप फिर पढ़ने लग जाते हैं और जैसी यूनिवर्सिटी में आते हैं और सोचते हैं कि अब आपको वो सुकून मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको वो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि अब तो और पढ़ना पड़ेगा, अगर अभी पढ़ोगे नहीं तो आइंदा अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप और पढ़ते और उसके बाद अच्छी जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। अच्छी जॉब की तलाश में निकलने के बाद आप सोचते हैं कि जॉब मिलने के बाद अब आपको सुकून मिल जाएगा। जॉब मिलती है लेकिन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप अब ये कहते हैं कि बेटा शादी कर लो और हमें फौरन दादा दादी बना दो। तो जो सुकून की तलाश में आप निकले हुए होते हैं वो आखिर आता नहीं है आपकी ज़िंदगी में। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक मखलूक आ जाती है, और वो मखलूक कौन है? वो मखलूक है आपकी औलाद, जिसकी तरबियत में आपकी सारी उम्र लग जाती है, सुकून कभी आता नहीं है। और हम फिर बात वही है कि मरने के बाद वो सुकून मिलता है जिसकी बात हो रही थी मैट्रिक में पढ़ते हुए। बात कुछ समझ आई आपकी? हम सब इस साइकिल में फंसे हुए हैं, लेकिन इस साइकिल में फंसे हुए अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो हम जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ कितनी फीस लगती है। अगर हम स्कूल की बात कर लें तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर एक आम स्कूल की बात कर लें तो 15,000 रुपये तक फीस है आज एक अच्छे स्कूल की। तो 15,000 के हिसाब से एक साल में समझ लें 1,80,000 रुपये बन गए, और 10 साल के लिए समझ लें 20 लाख या 25 लाख के अंदर अंदर आप पढ़कर मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के काबिल होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इतने पैसे देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप पास होते हैं फेल होते हैं, क्योंकि भाई देखिए हमारे यहाँ तो ये रूल है, पोजीशन होल्डर जो आ गया बस उसकी वाह है, जो फेल हो गया वो समझ लें सबसे बड़ा नाकार है। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, मैं सिस्टम को बिल्कुल नहीं कभी भी मानूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा फर्स्ट आए वही सुपीरियर है, जो फेलियर है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन इन सारी बातों में, लेक्चरबाजी में असल बात यह है कि कैसा लगेगा आपको कि अगर मैट्रिक में आपने कभी भी एडमिशन लिया ही नहीं किसी स्कूल में, आपने कभी प्राइवेट एग्जाम नहीं दिए, लेकिन आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन जाए। बिल्कुल आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत ही ना होने के बराबर पैसों में बन जाता है। लेकिन ये बना कौन रहा है? जो बनाने वाले, जब आप उन्हें देखेंगे तो आप हैरान हो परेशान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जरा इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में जाकर बात की जाए और उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि उनकी राय क्या है। लेकिन आज के एपिसोड में एंड में जिसको आप देखने वाले हैं, जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट इस तरह बनता है, तो स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। और आखिर अपने स्कूलों में जो हमें इतना टॉर्चर दिया जाता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो उस डिप्रेशन की वजह से कितने लोग जो हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है, खुदकुशी भी करते हैं।
पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, तो वो तमाम लोग समझ लें कि यार मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो ऐसे ही बन जाता है बहुत आराम से। कैसे बन जाता है ये दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के जो चेयरमैन हैं उनकी राय ले लें, क्या उनको पता है ये सब कुछ हो रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ एक और सवाल, पेपर आखिर बनते कैसे हैं और ये ए पेपर, बी पेपर, सी पेपर का चक्कर होता क्या है। स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि ए पेपर आएगा, बी पेपर आएगा, सी पेपर आएगा, लेकिन आखिर ये ए बी पेपर कोई चीज़ होती भी है। ये पेपर बनते हुए क्या थ्योरी यूज़ की जाती है और पेपर बनते हुए कितने दिन पहले ये बन जाता है, ये पेपर आउट होने का सिलसिला होता क्या है, इस सिलसिले के बारे में थोड़ी हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से। इंटर बोर्ड के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और साथ साथ थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का, ये ऐसे ही मिल जाता है, प्रिंट का होता है और बहुत आसानी से वेरीफाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब से मिलते हैं। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने इतना टाइम दिया हमें। अच्छा, मेरा सर सवाल ये आपसे कि ये जो ए पेपर, बी पेपर, सी पेपर का एक चक्कर होता है, हर स्टूडेंट को लगता है यार 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में से कोई एक आता है, अगर एक आउट हो गया तो उसके बाद ही मुश्किल वाला आ जाता है। इसका क्या सिलसिला होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पेपर एक ही होता है और हम यहाँ पर रात को तकरीबन 3 बजे उसकी प्रिंटिंग करते हैं और सुबह 6 बजे तक पेपर हमारा प्रिंट होकर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे भेजते हैं, तकरीबन 9 बजे तक हम ये डिलीवर कर देते हैं तमाम एग्ज़ाम। तो पेपर आउट होने का यहाँ रात में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुख्तलिफ कयास आ रही है जो बच्चे या मुख्तलिफ लोग एक इस तरह से करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जो टीचर की सिलेक्शन है वो कैसे होती है जिसने पेपर बनाना है? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उसको एकेडमिक कमेटीज़ सेलेक्ट करती हैं और एकेडमिक कमेटी के 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं और 2 बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं और 1 चेयरमैन की तरफ से। इस तरह ये 5 मेंबर्स की एकेडमिक कमेटी जो है एग्जामिनर्स को सेलेक्ट करती है, पेपर सेटर्स को सेलेक्ट करती है और वो पेपर सेटर्स जो है वो फिर उनको पेपर बनाने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, तो सर ये पॉसिबिलिटी होती है कि पेपर एक महीना पहले आउट हो जाए और वो जो टीचर जो आपने मुंतखब किया है वो क्या 1 महीने पहले उसे पता होता है कि मैं मुंतखब हो चुका हूँ? उसे कब पता चलता है कि मैंने पेपर बनाना है? नहीं, ये हम 6-7 अफराद को पेपर्स बनाने के लिए देते हैं, तो मुख्तलिफ पेपर्स हमारे पास 6-7 सेट आ जाते हैं। तो ये सिर्फ हम जिस दिन पेपर होता है उससे चंद घंटे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि किस एग्जामिनर का पेपर इम्तहान में देना है। तो इस 2-3 महीने पहले का कोई ऐसे चांसेस नहीं होते। ये जिनका कोचिंग सेंटर चल रहा है ऑलरेडी, क्या उनको अपॉइंट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग और टीचर्स होते हैं जिनके अपने कोचिंग सेंटर या ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है या उनको कहा जाता है कि नहीं भाई इनको न्याय लिया जाए? नहीं, सिर्फ जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं उनको पेपर सेटर के तौर पर सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो प्राइवेट लोगों को नहीं करते हम सेलेक्ट। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये सर देखिए, अब जैसे मैं आदमजी साइंस कॉलेज में था, मैंने जब इंटर किया था तो मेरे पास 1 महीने पहले केमिस्ट्री का भी पेपर था, उर्दू का भी पेपर था और एग्जैक्ट डिट्टो आया था वो सेम, और हम खुशी से पागल हो गए थे। लेकिन हमें साथ ये भी लगा कि जिसने हमसे ज़्यादा पढ़ा है और हमसे ज़्यादा काम किया हुआ है वो बेचारा तो आज वो बिल्कुल वो हो गया। और ये मैं अपने खुद बता रहा हूँ इस वक्त। तो ये सर 1-1 महीने पहले अगर पेपर आ जाते हैं और एग्जैक्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन, इसके रीज़न क्या होते हैं? वो मैं समझ गया पेपर आउट नहीं होता, लेकिन अगर आउट होता है तो रीज़न क्या होता है? देखिए, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है ना वो पूरे टेक्स्ट बुक से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो तकरीबन तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के कोई 10 टॉपिक भी कहते हैं जी इसमें से पेपर आएगा, तो पेपर तो उसी में से ही आएगा, मगर वो एग्जैक्टली क्या होगा, क्या डेटा होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो कोई भी नहीं बताता। मगर होता तो वही 10 चैप्टर है किताब के अंदर, 19 में से सेलेक्ट करना होता है हमने पेपर। अच्छा, ये बताएं जो इंटरमीडिएट की या मैट्रिक बोर्ड की डिग्री है ये कहाँ प्रिंट होती है और इसका क्या सिलसिला है? क्या ये नकली बनने का इम्कान हो सकता है? देखिए, ये हम नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से इसका पेपर लेते हैं। अच्छा। और नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का जो पेपर है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती जिस तरह से आप पासपोर्ट जाली नहीं बना सकते या नोट
होते तो हैं मगर वो असल के जैसे नहीं होते। इसी तरह हमारी सर्टिफिकेट्स हैं हमारे मैट्रिक बोर्ड के, ये नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग से। कभी सर ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपने किसी को पकड़ा हो कि जिसने इस तरह का मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनाया, फिर इंटर में भी आ गया और इंटर से फिर उसने आगे पासपोर्ट बना के बाहर निकल गया, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो होता है लोग, अब इसीलिए लोग। आपने कब लास्ट टाइम पकड़ा? आपके पास रिपोर्ट कब आई? अभी रिसेंटली आपने देखा ना, ये वेरिफिकेशन और जो हमने की थी सिविल एविएशन के मुलाजमिन की, तो उसमें काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स इसमें से फेक थे उसके अंदर। हाँ, लेकिन वो बने वही नोट वाली जहाँ से प्रिंट होती है वहीं से बने हुए थे ना? ये नहीं पता कि वो कहाँ से बने थे, मगर वो असल कागज़ पे नहीं होते हैं, वो दूसरा कोई पेपर इस्तेमाल करते हैं। मगर अब जब हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो हमने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है और हम वेरिफिकेशन के लिए भी नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के टिकट इस्तेमाल करते हैं। और हमने जो अपने सिक्योरिटी फीचर्स हैं अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे भी लगाए हैं ताकि हर कोई देख सके कि हमारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर। अच्छा सर, ये भी होता है कि जैसे मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी आपने? अच्छा, उसमें ये होता है कि वो पेपर देने के लिए ना दूसरा बंदा चला जाता है, तो ये यहाँ ऐसा होता है। ऐसे स्टूडेंट हमें मिले हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं और वो एडमिट कार्ड किसी और का होता है और वो जाकर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा पहले होता था, मगर अब जो हम एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के पेपर पे कर रहे हैं। वो पेपर कहीं भी आपको आम मार्केट में नहीं मिलेगा और जैसे ही कोई बच्चा उसको उसमें तस्वीर वगैरह चेंज करता है और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाता है। सर, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई में क्या होता है? हमारे पास अनफेयर मीन्स कमेटीज़ होती है, वो उनका केस डिसाइड करती हैं और वो देखते हैं कि वो उनको या तो फेल कर दिया जाता है या उनको डिबार। नहीं, वो जो बच्चा आया जो बाहर से आके पेपर दे रहा है किसी के लिए, उसके साथ क्या हो सकता है? इसमें फिर FIR दर्ज करेंगे। अच्छा, FIR है इसकी? फ्रॉड की FIR है? बिल्कुल ऐसी थी, फ्रॉड्स की। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी वाइज कोई इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो रही है? क्योंकि देखें, जब तक डिग्रीज की वेरिफिकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इस किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके जाएगी, तब तक कभी भी आगे तरक्की करना या किसी भी तरह से इस चीज़ को चेक करना नामुमकिन होता है। तो कोई टेक्नोलॉजी वाइज भी कोई काम हो रहा है आपके सुनने में आया कोई ऐसा IT के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, इस वक्त तो हम जो हमारे पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो है वेरिफिकेशन, वो मतलब उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं और वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं। कोई भी शख्स वो सिक्योरिटी फीचर्स की मदद से आसानी से ये देख सकता है कि हमारे जो सर्टिफिकेट उससे हमें दिया गया है वो ओरिजिनल है या नहीं। इसी तरह से हमारी जो मार्कशीट बोर्ड की इशू होती है उसमें भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इससे पहले नहीं होता था, सादा पेपर पर प्रिंट होती थी मार्कशीट, मगर अभी 2017 से हम अपनी जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन के जो टिकट्स हैं और एडमिट कार्ड, ये सब हम नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पर्सोनेशन और ये जो फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, फेक मार्कशीट होती है, ये बहुत ना होने के बराबर। अच्छा सर, एक और चीज़ ये बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2015 या 16 में रजिस्ट्रेशन हुई, फिर फेल हो गए, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आए। वो कहते हैं यार हम जब आते हैं तो हर दफ़ा प्रूव वही नज़र आ रहा है हमें, तो ये क्या वजह है कि हम फेल होते जा रहे हैं? क्या इसका रीज़न होता है? नहीं, पास बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में मुसलसल फेल होते रहते हैं। मसलन मैथमेटिक्स है, वो पास नहीं कर पाते, 3-4 अटैम्प्ट्स कर लेते हैं, मगर फिर भी इसी तरह से कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वो है, वो बच्चे उस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो टीचर चेक कर रहे होते हैं, एग्जामिनर्स जितने होते हैं, इनकी कोई जांच पड़ताल कोई साइकोटिक बिहेवियर पे होता है? कोई अगर अपनी बीवी से लड़के आया हुआ है और आज पेपर चेक कर रहा है, वो गुस्सा वहाँ निकाल दे तो सर क्या होगा? फिर बच्चे का फ्यूचर तो गया ना। नहीं है इस पर देखें, जो को एग्जामिनर्स होते हैं उनके ऊपर हेड एग्जामिनर्स होते हैं, तो वो भी इन कॉपीज़ को दोबारा से चेक करते हैं। ये घरों पे चेक करते हैं या कोई ख़ास जगह है? नहीं, इसमें सेंट्रलाइज भी होती है, कुछ कॉपीज़ यहाँ सेंट्रलाइज हम अपने सेंटर्स बना लेते हैं, वहाँ कराते हैं, और चूँकि वक्त की कमी होती है और हमें जल्द रिज़ल्ट निकालने होते हैं तो उन्हीं एग्जामिनर्स को कुछ कॉपीज़ हम घर के लिए भी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये असेसमेंट होती है। अच्छा सर, एज अ इंसान मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ये लगता है ये तरीका है कार जो इंसानों पर लगा दिया गया है कि भाई पेपर होगा 3 घंटे के अंदर ही तुम्हारी किस्मत डिसाइड हो जाएगी, जो पोजीशन होल्डर है वो सबसे अच्छा हो गया, जो बेचारा फेलियर हो गया उसको डिप्रेशन में डाल दिया, और बाद
खुदकुशी भी कर रहे होते हैं। ये सिस्टम आपको सही लगता है कि 3 घंटे में किस्मत डिसाइड हो रही होती है? और बहुत सारे ऐसे पोजीशन होल्डर हैं जो जाके शायद 30-40 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं और बास फेलियर ऐसे होते हैं जो बाहर जाके फिर मल्टी मिलियनियर बने भी होते हैं। तो सर, ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो पढ़ने और किताब में पढ़ाने वाला तरीका है, ये कोई बिजनेस है या कोई माफिया है, या आपको लगता है ये सही तरीका है, इसी से जज हो सकता है कि बंदा जीनियस है, स्मार्ट है या नहीं है? नहीं, इसमें ये आपकी बात सही है, मगर एक सिस्टम इसी तरह से चला आ रहा है और हम 3 घंटे में ही बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, तो खामियां भी होती हैं इसमें। और क्योंकि बाज़ बच्चे 3 घंटे वाले नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं कि यार हमसे डिस्कशन करो तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जी, आपकी बात सही है। तो ये हमारा जो सिस्टम है, इसमें जब बच्चा 3 घंटे में जाता, हो सकता है कोई वहाँ पे ऐसे हालात पैदा हो जाए, उस दिन बीमार हो या कोई और पैनिक कर जाए। जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि बड़े अच्छे बच्चे होते हैं मगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो मेरे ख्याल से माँ बाप को भी जरा इस पे सोचना चाहिए कि यार इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि अगर वो फेल हो गए कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। बिल्कुल ऐसा होता है। देखें ना, आप जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। उस दिन जिस दिन वो पेपर देने जा रहा है, उस वक्त के हालात क्या है, कोई अचानक विजिलेंस टीम आ गई या कोई ऐसे वाक़यात पेश आ गए, हम ही कैमरा लेकर पहुँच जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो उससे बच्चे डर जाते हैं उससे। जी, यही वजह है कि हमने जो ना अब ये अलाउ नहीं किया है कि मीडिया टीम्स वहाँ पे जाए, बच्चों की तस्वीरें बनाएं, इस तरह से कुछ करें। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ हम लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ख़ास तौर पे वो मुक़द्दस जगह देखना चाहते हैं जहाँ पर उनके फैसला होने लगता है कि भाई आज पेपर इनका ये बनेगा, और इस तरीके से जो है पेपर तैयार हो रहा होता है। क्योंकि ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि 3-4 पेपर नहीं बनते भाई, एक पेपर होता है और वो उसी रात कोई टीचर आता है उसको अंदर बंद कर देते हैं ना मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। और कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता नहीं, वहाँ कोई सेल फोन उस रूम के अंदर से किसी शख्स को ना बाहर जाने की इजाज़त होती, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता, कोई राब्ता नहीं होता बाहर से। अच्छा, अगर आप दिखा सकें, अगर हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको उनका अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएं कि आपके ज़िम्मे कंट्रोलर का जो ये इतनी बड़ी एक अथॉरिटी है, और इसमें पेपर आउट कभी आपके होते हुए? मैं तो खैर 25 जनवरी को मैंने चार्ज लिया है। अच्छा। इससे पहले भी जो कंट्रोलर है कभी पेपर आउट नहीं, लेकिन जब पेपर हमारी प्रेमिसेस से बाहर आ गया, यानी गेट से बाहर आ गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, सीसीओ की जिम्मेदारी, सीसीओ सेंटर से वो लेके जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी शुरू है। पेपर आउट होगा, उससे वही पेपर कैसे आउट होगा। अच्छा, कभी कोई बड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर जैसे कहा जाता है कि टीचर्स जो है जिनके कोचिंग सेंटर है वो पहले से पेपर बनाते हैं और लकीली उन्हीं का नाम यहाँ भी ऐसा कभी जिसका कोचिंग सेंटर है वो कभी नहीं आ सकता? ऐसा नहीं होता, कुछ लोग अलाउ ही नहीं करते। अब सिर्फ गवर्नमेंट को फैसला अलाउ करते हैं कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, ये भाई वो जगह आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आपकी किस्मतों के सारे इम्तिहानात तैयार होते हैं। ये वो जगह है पूरी जहाँ पर पेपर प्रिंट होता है, प्रिंटिंग हो रही होती है अंदर, और अंदर कैमरा, मोबाइल भी आता है। और ये होता है ना कि अंदर जो टीचर है जब वो आता है तो उससे मोबाइल ले लिया जाता है। बिल्कुल, मोबाइल लेके बाहर रखिए, और जो पेपर सेंटर होता है वो दोपहर 2:30 बजे बाहर आएगा, ताकि दूसरा बच्चा भी जाए। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद जब तक होता ही है कि जब पेपर आउट हो जाता है, जब मतलब पेपर जब सेंटर में आ जाता है, जब बच्चों के हाथ में आ जाता है, तो उसके 1 घंटे बाद स्टूडेंट को अलाउ नहीं होता, तो वो हम टाइम देके स्टूडेंट को तो टीचर को अलाउ करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो पेपर जब डिसाइड होता है कि ये टीचर ने पेपर बनाना है, ये कितनी देर पहले होता है? ये होता है रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 वो प्रिंटिंग साल बंद हो जाता है, सी लग जाता है। उसके बाद अंदर बैलेटिंग हो जाती है, बैलेटिंग हो गई, हमारे सामने नाम आ गया, हम उसको फ़ोन करते हैं, गाड़ी भेज कर बुलवा लेते हैं। उसके बाद क्योंकि उसने पहली साइन किया हुआ होता है कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, और वो लिख देता है कि मैं 2 बजे से पहले या 2:30 बजे से पहले आ चुका हूँ। उसके बाद
थैंक यू सो मच सर। और जो हमारा सेल होता है, जो हमारा स्टाफ होता है, वो शाम को 4 बजे तक अंदर होता है। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जाएगा, दूसरा स्टाफ आएगा, वो वाला स्टाफ नहीं आएगा, वो पूरा रेस्ट करेगा। और ये टीचर कैसे डिसाइड होते हैं? टीचर अंदर डिसाइड होते हैं, जो वो मेरा काम ही नहीं डिसाइड करना है। और चेयरमैन और वो चेयरमैन मतलब ये नहीं होता, हमारी सेक्रेटरी इधर आइए, वो जो ये शॉर्ट लेक्चर ऑफिसर है। अच्छा, ये लोग बैलेटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग होती है। अच्छा अच्छा, तो बैलेटिंग का मतलब ये हो गया जैसे कमेटी निकलती है, वही चक्कर है बिल्कुल, कि उसमें टीचर का नाम। सील के अच्छा अच्छा, कितने टीचर्स के नाम होते हैं तकरीबन? 7-8 सीनियर मोस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से जो लिस्ट हमारे पास डीजी कॉलेज से आती है, ठीक है ना, उसके टॉप सीनियर जो होते हैं उनको खत लिखते हैं 1 साल पहले, वो मेरे पास जो भेजते हैं, उसी लटके होते हैं, वो सील नहीं खोलेंगे, सील वही खोलेगा जिसका पर्चा नहीं, जिसकी बैटिंग में नाम आएगा। अच्छा, उसी का पर्चा लगेगा। ठीक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि कौन आ रहा है। ठीक हो गया। वो हमें क्या होता है कि बीइंग अ कंट्रोलर मुझे भी रात को 11 साढ़े 11 बजे कि अच्छा सर आप। अच्छा, जब मैट्रिक से जो भी कोई पास होके आ रहा होता है तो उसके सर्टिफिकेट को आप लोग कैसे वेरीफाई करते हैं? हम ये करते हैं कि पूरी सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं। हमारा ये सिस्टर बोर्ड है मैट्रिक बोर्ड, हम यहाँ सब तक लेटर लिखते हैं, वहाँ से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को फिर इनरोलमेंट कार्ड इशू करते हैं। इनरोलमेंट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड उसको फ़ौरन इशू नहीं करते, उसको हम 6 से 7 महीने बाद इशू करते हैं। जब वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, हम अपनी तमाम तर कार्रवाई कर लेंगे, उसके बाद उसको इनरोलमेंट कार्ड दे देंगे। जब तक इनरोलमेंट कार्ड नहीं मिलेगा तब उसकी मार्कशीट नहीं। और हम अगर आपको ऐसे लोग लाके दिखाएं जिनका सर्टिफिकेट जो इस तरह बनवा लेते हैं और उसके बाद उनका पासपोर्ट, और पासपोर्ट के बाद उनको वीज़ा भी मिल जाता है, तो कैसे आप जांच पड़ताल करेंगे? किसको कसूरवार ठहराएंगे कि जो इस तरह का बंदा सर्टिफिकेट पूरा उसी प्रोसेस से बना रहा है और उसी पेपर पे बना रहा है जो पेपर मिलता भी नहीं कहीं? उसको फिर ये है कि कोई लूप होल आपको नजर आता है कहीं? देखिए, सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है ना, ये अगर बाहर कोई तैयार कर रहा है तो उसमें दूर क्या है? नहीं, वेरिफिकेशन के साइन अगर वेरिफिकेशन के साइन, देखिए वेरिफिकेशन साइन करना कोई मामूली बात नहीं। अब तो हमने वेरिफिकेशन स्टिकर लगाना शुरू कर दिया, इसीलिए पहले स्टैम्प लगती है, स्टैम्प तो आप कहीं से भी बनवा लें, ठीक है। अब हमारा सर्टिफिकेट स्टिकर होता है जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग से बनवाते हैं। अब वो जब उस पर पेस्ट होगा उसको कोई नहीं बनता। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, अब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बाद जो है उसने अपना वीज़ा भी लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, इसके लिए मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाके बात, क्योंकि हमारा अगर इंटरमीडिएट का होगा तो हम जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस चलते हैं, मैट्रिक बोर्ड है, वहाँ आपको फिगर सामने आएगी कि वहाँ क्या हो। लेकिन ये क्लियर हो गया भाई कि कोई A-B-C पेपर नहीं होता, एक ही पेपर बनता है, एक ही पेपर आता है, यहाँ से अब निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद कोई गाड़ी से पेपर कोई स्लिप होकर बाहर गिर जाए और वहाँ से लीक हो जाए, स्लिप ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हम क्या करते हैं, उसको डबल रैपिंग करते हैं। एक कागज की रैपिंग होती है, उसके बाद फिर पॉलिथीन की रैपिंग होती है, वो शील्ड होता है, ठीक है। अब वो ये है कि उसका ये देखना होता है कि भैया उसकी जिम्मेदारी CCU की होती है कि अगर वो पेपर चाहे अगर वो पैकेट फाड़ देता है तो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। अगर रिपोर्ट कर देता है इमीडिएटली CCU को चेंज कर देता है, नेक्स्ट डे वो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यही सर हैरानगी की बात थी। हम अपने एपिसोड में आप आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां से पेपर लेकर यहाँ के लोग ही बना के दे रहे हैं, और अगर यहाँ के लोग ही निकल आए, यहाँ के लोग ही निकल आए, यहाँ के लोग ही निकल आए। डेफिनेटली मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होगा। अब मैं आप दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर आए थे और मैंने कोशिश की थी कि मैं खुद ही आऊँ। सुनी सुनाई बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता, हमेशा खुद जाकर देखता हूँ कि वाकई ये मसला है भी या सिर्फ अफवाह है। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अगर आपको ये बताया जाए स्कूल जाना तो छोड़ें, प्राइवेटली कभी अगर आपने एग्जाम भी नहीं दिए मैट्रिक के तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन सकता है। मेरा दिल तो नहीं मानता ऐसा होता है, चले फिर भी देख लेते हैं। टीम जब आएगी भाईजान को पहले आना जरूरी है, तो जरा एक गेटअप थोड़ा करना भी जरूरी है ताकि कोई पहचान ना ले। पूरा गेटअप यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि आइंदा भी बहुत सारी जगहों पे भाईजान को जाना है, और बताया ये गया है कि एक मकई वाले से आपने सिर्फ जाके बोलना है कि मुझे सर्टिफिकेट अपना बनवाना है, तो वो आपको मिलवा देगा उन लोगों से जो आपका काम कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता, हमेशा खुद जाकर देखता हूँ कि वाकई ये मसला है भी या सिर्फ अफवाह है। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस।
इस वक्त मौजूद हूँ मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस कराची। यहाँ पर जाकर बात ये करनी है कि क्या इनको ये पता है कि यहाँ पर किस तरीके से सर्टिफिकेट बन जाता है। और हम 2 नंबर सर्टिफिकेट नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट जिसके लिए बच्चे पूरे पूरे साल पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, माँ बाप कितनी फीस लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर्टिफिकेट बाज़ लोगों का बग़ैर स्कूल जाए, बग़ैर कोई एग्ज़ाम दिए बन जाता है। क्या वाकई ऐसा होता भी है? ये प्रोग्राम के आगे आप ज़रूर देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट कितने आराम से बन जाता है। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस वालों का क्या। सर लेकिन ये इतने खर्चे होने के बावजूद अगर ये आपको पता चले कि एक बच्चा कभी स्कूल भी नहीं गया, उसने कभी प्राइवेटली पेपर भी नहीं दिए और उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके बाहर से बना के कोई दे रहा है, तो सर ये इसके बारे में कभी आपको कुछ खबर मिली है? देखिए बात ये है कि आप अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हैं मेरा इससे ताल्लुक नहीं। कोई जाली नोट बना रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनको इदारे मौजूद हैं उनको पकड़ने के लिए। हमारा काम ये है कि जब सर्टिफिकेट हमारे पास आता है तो हमारे पास वेरिफिकेशन जो है 95 से अबव जो ईयर के 95 या उसके बाद जिन लोगों ने मैट्रिक किया है, अब हमारे पास मैकेनिज्म है कि हम उसको 5 मिनट के अंदर वेरीफाई करके बता देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने PIA के सिविल एविएशन के थ्रू हमसे बहुत सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई कराए, कुछ बोगस भी थे तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। देखिए ये इदारों का काम नहीं है, बोर्ड ऑफिस का काम नहीं है कि बाहर चक्कर लगाए कि कौन बना रहा है या नहीं बना रहा है। हमारा काम ये है कि जब हमारे पास वेरिफिकेशन आए तो वेरीफाई कर लें। और देखें वो पायलट या बड़े बड़े लोग किसी स्टेज पे पहुंच गए, अब वो कह रहे हैं कि सर वो पता नहीं हमें किसने बनवा दिया। बहुत सारे केसेस में हम पूछते हैं लोगों से ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया, ये जो आप कह रहे हो कि हमने करेक्शन कराई थी, सर हमने खुद नहीं कराई थी, हमने किसी एजेंट को दिया था। अब डेफिनेटली दे विल पे द कास्ट। अच्छा ऐसे कोई लोग अगर हम पकड़े तो हम आपके पास लेकर आए या किस अथॉरिटी के पास लेकर जाएं? डेफिनेटली आप हमारे पास ले आए, हम वेरीफाई करके बता देंगे। नहीं, जो बंदे बना रहे हैं उनको हम कहाँ लेकर जाएं? डेफिनेटली देखें बोर्ड का काम उनको पकड़ना नहीं है, वो FIA को डेफिनेटली हम उनको। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, 2-3 साल से सेकेंडरी बोर्ड भी और तकरीबन सिंध के तमाम बोर्ड ये जो सर्टिफिकेट प्रिंट कराते हैं ये पेपर ले रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग। यही सर हैरानगी की बात थी। हम अपने एपिसोड में आप आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां से पेपर लेकर यहाँ के लोग ही बना के दे रहे हैं। और अगर यहाँ के लोग ही निकल आए, यहाँ के लोग ही निकल आए, यहाँ के लोग ही निकल आए। डेफिनेटली मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होगा। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का जो कागज है ना, वो कोई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा इम्पोर्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा यहाँ का अगर कोई बंदा कर रहा हो, यहाँ का अगर कोई बंदा कर रहा हो, यहाँ का अगर कोई बंदा कर रहा हो, डेफिनेटली अगर जहाँ भी जो कर रहा होगा वो डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी। उसको हमें आपको बताना चाहिए या फिर FIA? डेफिनेटली हमें बताएं आप, और डेफिनेटली हम भी उन्हीं इदारों को इनके केसेस देंगे। नाम है आपका? नदीम नाम। नदीम भाई मुझे किसी ने बताया आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन भाई ने जो ये कहा कि बहुत ज़्यादा धक्के ख्वारियाँ परेशानियाँ बहुत हैं, कमरा नहीं पता होता, किसी को कुछ नहीं पता होता, इस तरह की ख्वारियाँ हैं। बाकी ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना। जो अच्छा, यानी ख्वारी किस किस्म की है? सर्टिफिकेट जल्दी नहीं बनता? जल्दी नहीं, आने में कोई कहेगा इस कमरे में नहीं है, उस वाले कमरे में जाएं, इस तरह। मैं वैसे अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, लेकिन वो परेशानी है हासिल करने में उसको, लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं सुना। अच्छा, अगर आपको ये पता चल जाए कि यार स्कूल भी नहीं जाओ, प्राइवेटली एग्जाम भी नहीं दो, 7-8 हज़ार में सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा ओरिजिनल, तो कैसा लगेगा आपको? दिल दुखेगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों की, हम भी 7-8 हज़ार दे देते और हम भी हासिल कर लेते। चले बस एपिसोड देखते रहे, इसके एंड में मैं दिखाऊंगा आपको कि सर्टिफिकेट 7-8 हज़ार में, और यहाँ पर ऐसे लोग बना रहे होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। सर दिखाएं आप दिखाएं, और फिर उनके साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या हम मेहनत करके अगर कर रहे हैं और दूसरा 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके हमारी जगह पे जॉब कर रहा है, हमें नहीं मिल रही,
तो ये फिर एक नाइंसाफ़ी है। हाँ, लेकिन हम कार्रवाई तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो मीडिया में सिर्फ दिखा सकते हैं। अब दिखाने के बाद जो है मेरे ख्याल से एजुकेशन के मिनिस्टर तो उनको देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है या ऐसा क्या नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये तमाम चीज़ें लेकर आओ। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे ये करप्शन नहीं रुक सकती। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आरिफ अलवी साहब ने बातें तो बड़ी की हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना शुरू करें। और नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक बोर्ड ऑफिस को बना के दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटियाँ मैट्रिक में दोनों? नहीं, मेरी बेटी ये फर्स्ट ईयर में है। ये मैट्रिक का लास्ट पेपर जो चांस है ना, वो मैं 3 साल से ना इस बच्ची के लिए मैं यहाँ परेशान हूँ कि एक पेपर ही नहीं होता यहाँ पर क्लियर। एक पेपर मैं अब जो है 5,900 रुपये फ़ीस भर रही हूँ। ये लेट का इस तरीके से लेट के भी समझो अलग है, लेकिन आप देखें हमारे पाकिस्तान में बच्चियों को कितनी मुश्किल है, उनके पेरेंट्स को कितनी मुश्किल है। नहीं, कौन से पेपर में आप बार बार फेल हो रही हैं? फिजिक्स में है, बार बार मेरा फिजिक्स अनक्लियर हो जा रहा है, सिर्फ 3 to 5 मार्क्स। नहीं, अच्छा, तो ये बार बार क्लियर नहीं हो रहा, तो कितने साल से नहीं हो रहा? 5 साल से। स्पेशल चांस है मेरा लास्ट, बस मेरा लास्ट चांस खत्म हो गया। अब ये स्पेशल भरवाने आई हूँ। तो कौन से स्कूल में थी आप? लर्निंग हाउस अकेडमी। तो वो अच्छा पढ़ाते नहीं थे? पढ़ाते नहीं थे, बल्कि यहाँ पे पढ़ाने की बात ये बोर्ड में रुके जा रहे। मेरे सारे फ्रेंड्स निकल चुके हैं, सिर्फ एक मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, अभी तक यहाँ पे चक्कर खा रही। नहीं तो उसी स्कूल के ऑनर जो है, जो स्कूल से ये पढ़कर निकली, उन्हीं के स्कूल के ऑनर जो इमरान, उन्होंने ही हमें समझो मांझ रखा है और अच्छा खासा मांझ रखा है। क्या अल्लाह के बाद जो है यही इंसान समझो कि सच्चे मुसलमान हैं, या इनकी कोई हिसाब नहीं है दुनिया के अंदर? वही समझो कि हमारे बच्चों को समझो कि मुझे मैं इतना टॉर्चर दे रखा दिमाग में। क्या मतलब वो फीस ले रहे, क्या कर रहे? फीस ले रहे। देखे बच्चा जब करियर आप देखे आपके स्कूल से निकल नहीं बता रहे, कुछ बता नहीं रहे कि स्कूटनी कराओ बेटा, 2-3 नंबर आपके ऐसे हो सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं, बस पैसे लियो दूसरा फॉर्म भर देंगे, पैसे लियो दूसरा फॉर्म भर देंगे। आप अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, अगर आपको ये पता चले कितने पैसे लग गए होंगे अब तक मैट्रिक से तक इनको पढ़ाने में? 10 लाख 12 लाख? नहीं, 10-12 लाख तो बहुत कम है सर, बहुत कम है। अच्छा, आप ये देखें कि इस वक्त में जो है अंदाजन कितने लगेंगे? मेरे तकरीबन जो है ना 30 से 40 लाख रुपए लग चुके हैं। 30 से 40 लाख रुपए। 30 से 40 लाख रुपए? 3 लाख रुपए देखिए। आप ये देखें कि अभी मुझसे 10,000 समझो कि 10,000 रुपए वो मांग रहे थे। और वो फिर उसके बाद जो है ना दूसरे ने हमें गाइड किया, तो उसकी जो फीस है ना, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो 4,300 रुपये कुछ भरे। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको मैंने गलत कहा था कि ये जो है ना 4,700 रुपये भरेंगी। और ये चलो जो डेट फीस का, जब मैंने बहुत उनके ऊपर हाइपर हुई, मैं बिल्कुल समझो कि मेंटली तौर पर अपसेट हो गई अपनी बच्चों की वजह से, तो मैं उनको मारती थी। और हकीकत बात है कि हमारी औरत को समझो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मैं समझो कि अकेली अपनी बच्ची को, अकेली एक कबीर अपने घर की, भाई बाप का भी कोई समझो कि वो नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने बच्चों को तालीम, बेटियों को खास तौर पे मैंने तालीम देने की कोशिश की। लेकिन जबकि मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ जाहिल गंवार, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ी लिखी हूँ। और अगर आपको यहाँ भी ये पता चले कि जी ये मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो तो 7-8 हज़ार में बाहर ऐसे ही बन जाता है, जिसने कभी एग्जाम दिए हो ना कभी स्कूल गए हो, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि इसलिए कि मैं अपने बच्चों को डल बना रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैं अपने बच्चों को मजबूत बना ही नहीं रही हूँ, तो फिर मेरे माँ होने का, अच्छी माँ होने का हक ही नहीं है, और फिर दूसरों का हक ले रही हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग 40,000 रुपए थे, हम आपके ना नंबर बढ़वा देते हैं और आपको जैसे किसने बोला आपको? बहुत सारे लोग, किसने बोला बताएं? अभी हम नाम क्लियर होकर नहीं बता सकती, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग नजर आते हैं यहाँ पे। एक ब्रोकर नजर आएगा, वोट का मेन बंदा भी बोलेगा आई एम ब्रोकर, क्योंकि वो अपना ये नहीं बताएगा कि मैं फूड ऑफिस का बंदा हूँ। वो बोलेगा हाँ मैं आप बेटा मुझे पता होता है, मैं यही बैठता हूँ, ऐसे करके बात करता है। 40,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हारा ये नंबर है ना बल्कि 20 नंबर बढ़ा देता हूँ, 3 नंबर की क्या बात कर रहे हो, आप घर पे बैठो। स्कूल भी जाने आने की, यहाँ पे आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा और फर्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा करवाऊंगा, मेडिकल भी करवाऊंगा, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, और फिर बाद में यहाँ लाके ऐसे छोड़ नहीं। ऐसे लोगों को कुछ हमने 100 दफ़ा कॉल करो, 100 दफ़ा मैसेज करो, गिड़गिड़ाओ, उनको वास्ते दो, फिर भी कुछ नहीं। हमारा करियर अपने हाथ में लेके क्यों खेलते हैं? बस नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि अभी इनका नंबर वगैरह लेके रख लें, और उसके बाद हम इस दफ़ा देखते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादती अगर करते हैं उसको फिर हम आगे तक बात को बढ़ाएंगे। आप इस चीज़ का करें ताकि स्टूडेंट्स खासतौर पे गर्ल्स, लड़के तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन गर्ल्स इस चीज़ से थोड़ा बचे। नहीं मेरी बहन, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं इस बारे में। हम यकीनी तौर पर जो है आपकी इसमें जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे। और अभी जिस तरह आपने बात की ना 40,000 देकर, 50,000 देकर, ऐसे ही कुछ लोग और भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं प्राइवेट से पेपर दे रहा हूँ।
अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा भी सेकंड ईयर चल रहा है। तो ये है कि जब मैं कब दिया था आपने? मैट्रिक तो मैंने 2013 में करा था। तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ मैं अपने दोस्त का फॉर्म जमा करवाने आया हूँ। अच्छा, उसके लिए पेपर भी देंगे आप? नहीं, मैं नहीं दूंगा, वो खुद ही। अब वो सुनने में आया कि आप वो हैं वो जो एडमिट कार्ड के मुन्ना भाई MBBS की तरह अंदर जाते हैं और पेपर किसी और का दे देते हैं। नहीं, ऐसा सीन नहीं है। अब देखें वो ज़रा बिजी है तो मैंने सोचा कि यार अपने दोस्त के खातिर मैं थोड़ा टाइम निकाल के स्पेंड करूँ और एडमिट कार्ड का उसको इश्यू क्लियर करवा दूँ, इस वजह से। आपने सर्टिफिकेट बनवाया था अपना 7-8 हज़ार में यहाँ से? नहीं, मैंने तो अपने रेगुलर पढ़ा था स्कूल से, वो प्राइवेट पेपर दे रहा है। आपने कभी सुना है कि इस तरह से अगर कितने पैसे खर्च हुए होंगे आज तक आपकी पढ़ाई पे? 10-12 लाख रुपए हुए होंगे? तो लगभग 5-6 लाख रुपए तो हो गए होंगे, क्योंकि तकरीबन जो मेरे कॉलेज की फीस थी वो भी अच्छी खासी, तकरीबन मेरे ख्याल से मैट्रिक फर्स्ट से लेके मैट्रिक तक जो है कितने? 10 लाख? नहीं, 10 लाख नहीं, तकरीबन लगभग 5 से 6 लाख रुपए तो लग ही चुके होंगे जी। अच्छा, तो अगर आपको ये पता चले कि सर्टिफिकेट 7,000 रुपये में असली वाला वैसे ही बन जाता है तो कैसा फील होगा आपको? ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस भी लेते, इतनी मेहनत भी करते हैं और हमारे मम्मा पापा इतनी पैसे अरेंज करके और हम लोग इतनी मेहनत करके पास भी करते हैं, और अगर 7-8 हज़ार रुपये में अगर सर्टिफिकेट मिल जाए फिर तो लानत है यार, हम जिस इतनी मेहनत जो कर रहे हैं हमारे पे लानत है। फिर चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ एपिसोड, आप देखिएगा, उसमें एंड में हम दिखाएंगे कि कौन लोग ये बनाने की बात कर रहे हैं। अब वो कितनी हद तक बना सकते हैं नहीं बना सकते वो देखते हैं। ये तो बड़ा दुख की बात है अगर वाकई में 7-8 हज़ार रुपये में मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो लाइफ गुजारी है, क्योंकि मेरे मामा बाबा ने जिस तरह मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखा है, मेरा रब जानता है, मैं जानता हूँ। और अगर 7-8 हज़ार रुपये मिल रहा है सर्टिफिकेट तो बड़ी शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 60 हज़ार रुपये के सर्टिफिकेट ऐसे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है ये। सुनी सुनाई बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता, हमेशा खुद जाकर देखता हूँ कि वाकई ये मसला है भी या सिर्फ अफवाह है। कराची नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अगर आपको ये बताया जाए स्कूल जाना तो छोड़ें, प्राइवेटली कभी अगर आपने एग्जाम भी नहीं दिए मैट्रिक के तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन सकता है। मेरा दिल तो नहीं मानता ऐसा होता है, चले फिर भी देख लेते हैं। टीम जब आएगी भाईजान को पहले आना जरूरी है, तो जरा एक गेटअप थोड़ा करना भी जरूरी है ताकि कोई पहचान ना ले। पूरा गेटअप यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि आइंदा भी बहुत सारी जगहों पे भाईजान को जाना है, और बताया ये गया है कि एक मकई वाले से आपने सिर्फ जाके बोलना है कि मुझे सर्टिफिकेट अपना बनवाना है, तो वो आपको मिलवा देगा उन लोगों से जो आपका काम कर सकते हैं। आप कब से यहाँ पर हो? मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि थोड़ी देर ही मकई वाले के पास खड़े होने के बाद उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, क्या तुम सर्टिफिकेट बनवाने आए हो, क्या तुम मार्कशीट बनवाने आए हो? सर्टिफिकेट बनाते? हाँ, सर्टिफिकेट बनाते? हाँ। ये सुनते ही उसी वक्त मैंने 500 रुपए इनको दे दिए ताकि ये मुझे बता सकें कि जाना किसके पास है। रखो रखो रखो, काम करवाना। 5 बजे तक, 5 बजे तक। कौन सही कौन बनाने वाला है? मैं बताऊँ, वली नाम है। क्या नाम है? क्या नाम? वली नाम है। पैसा देगा तो सब कुछ कर ले। कितने तक में बन जाएगा? वली का नाम है, तरह जो पूछ रहे। देखने में कैसा? मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि मकई बेचने वाले एक बुजुर्ग के ताल्लुकात मैट्रिक बोर्ड में इतने हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मुझे मैट्रिक बोर्ड में लेकर गए, और वहां जाके जब बातचीत शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद वहां एक साहब ने मुझसे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जाके दोबारा बैठ जाएं, वहां मैं एक बंदा भेजूंगा, उसको सारी डिटेल्स बता दें और वो आपको बता देगा कि कितने पैसे लगेंगे और किस तरीके से ये सर्टिफिकेट बनेगा। 10 से 15 मिनट का इंतजार करने के बाद एक साहब मेरे पास आए और फिर बातचीत शुरू हुई। वो भाई को बोलो कि 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे, वो मसला नहीं है। कह रहे उनको बोलो 18 नंबर कमरा है ना, उसमें जाओगे ना, वो आपको समझा भी देगा और जो पेमेंट होगी 6-7 हज़ार रुपये ले लेगा वो। और कह रहे हवाला मेरा दे देना, कोई मसला नहीं है। ज़हीर भाई इधर बैठे होते हैं, कहना मैं उनके रेफरेंस से आया हूँ, यार मेरा काम कर दो। अगर पैसे मैं तुझे दे दूँ, बोलो मैं 1000 ऊपर दे देता हूँ ना, और बनवा के ला दे, ID कार्ड लेके मेरा।
सर काम लगा हुआ है, इतना वक्त नहीं है, मैंने भी उससे बड़ी मुश्किल से। कितने बजे आ जाऊँ फिर? शाम को आ जाता हूँ। हाँ शाम को आ जाओ, मैं आपकी बात। कितने बजे आ जाऊँ? नंबर आप मुझे अपना दे दो। हाँ मैं भाई को बता दूंगा नंबर पे, आपकी बात में नंबर पे करा दूंगा। 7-8 हज़ार रुपए में सर्टिफिकेट बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, बेगम हो जाए। लेकिन वो पक्का होगा, नकली होगा? वो भाई ज़हीर है, वो बनवा देता है, आपको बना के पक्का दे देगा, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं उसको फ़ोन पे अगर कहोगे तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, कहूँगा यार भाई से बात कर लो, वो आपको समझा देगा यार। 7-8 हज़ार में पक्का सर्टिफिकेट, मतलब मैं वीज़ा लेने जाऊंगा तो मसला नहीं होगा ना, यहाँ ठप्पा लगा होगा? मैंने खुद लिया हुआ सर, बनवाया मैंने इधर से। तो पासपोर्ट है ये तूने कैसे बनवाया? सर्टिफिकेट यहाँ से लिया था? जी। वीज़ा कहाँ का है? वीज़ा ईरान का, ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से, सनद इधर से बनवाई। सनद इधर से बनवाई थी तूने? स्कूल नहीं गया तू कभी? हाँ, कभी नहीं गया। कितने बनी थी ये? मेरे सर बनी थी 6,000 में, मेरा मुकम्मल 6,000 वो दिए थे। हाँ। 5,000 पासपोर्ट के, 11,000 मैंने टोटल दिए। ये तुम्हारा वीज़ा लगा हुआ है। वाह, और ईरान होकर आया? हाँ। तो अच्छा स्कूल नहीं गया तू कभी? हाँ। तो अभी सर्टिफिकेट देख सकते हैं तेरा? मेरा तो अभी घर पे पड़ा हुआ। शाम को आओ, मैं आपको। शाम को कितने बजे आऊँ? 4-5 बजे आ जाओ। नंबर आप मुझे। आपका नाम क्या पूरा? इफ्तिखार हैदर। अच्छा तुमने क्या क्या बनवाया था? सर इसमें सिर्फ एक वो आपको सनद मिलेगी, सनद पर्ची, वो आपको जाके पासपोर्ट ऑफिस में अपने जिधर वीज़ा लगाते हो ना, उसको आपको भाई ये जो इसने आपको सनद देनी है, उसी पे आपका काम हो जाएगा, और कागज़ नहीं मांगता। नहीं मतलब मेरा अगर स्कूल नहीं गया तो फिर? वो कोई मसला नहीं है, स्कूल नहीं। एंट्री कैसे करेगा ये अंदर? ये कर लेगा, इसका अपना काम है। प्राइवेट करके। 18 नंबर में किसके पास जाऊँ? वो मैं सर आपको बता दूंगा। कितने बजे आऊँ? 5 बजे 6 बजे आ जाओ, मैं इधर ही काम कर। मैट्रिक का इंटर का अगर बनवाना हो? इंटर का नहीं बना के देगा। इंटर का वहाँ आगे से ना? आगे वहाँ भी कोई ना कोई जुगाड़ तो होगी। मिल जाता है आदमी कोई ना कोई सर, बात करने से बात बनती है ना। आप किसी 18 नंबर कमरे में आप आओगे ना, मैं नाम बता दूंगा आपको नंबर पे, वो बंदा बैठा होगा लड़का, उससे आपकी डील अच्छी हो जाएगी। सलाम दुआ करो, बैठ जाओ उसके बाद, तो यार मैंने सन्नत बनानी है, मेरा कोई किसी तरह काम निकाल दे, मैं भी यार बगैर जा ही नहीं सकता कि यहीं से पैसे दे दूँ, आईडी कार्ड दे दूँ। वो सर आपसे बात तो करेगा ना, बंदा भी देखेगा कि यार मैंने भी बना के देना है, आपसे सलाम दुआ। पकड़ धकड़ ना हो जाए ना कोई? नहीं बेगम, पुलिस खड़ी है ना सर, इनका कोई चक्कर नहीं है, वो आपसे आराम से बात करेगा। ज़हीर भाई का रेफरेंस दिला दूँगा, आप 5 बजे आओ ना, उस टाइम। चलो मैं अपना बंदा भेजता हूँ ना जिसने बनवाना है ना। हाँ। उसको भेजता हूँ। आपका नाम क्या पूरा? मेरा इफ्तिखार। नंबर मेरे पास नहीं है फिलहाल। हाँ फिलहाल मैं थोड़ा लॉस में हुआ था इसीलिए। अच्छा तो शाम को कहाँ मिलेगा? इधर ही सर में गाड़ी। ये होम्योपैथिक मैट्रिक बोर्ड के सामने। आप यहाँ गाड़ी साफ कर दो। ठीक हो गया। जब मर्जी आ जाओ, मैं आपको काम करा दूंगा। थोड़ा सा फारग हो जाए ना, रश लगा हुआ है इस टाइम, सब बनाने पड़ते हैं पासपोर्ट, वो लगा हुआ है साइनों पे। यानी ये है कि 6-7 हज़ार में चाहे स्कूल गए हो नहीं गए सर्टिफिकेट तैयार बन जाएगा सर। बेगम हो जाओ, जाने ना जाने से नहीं होता। हर आदमी को पता है रोज़गार धंधे के लिए जाते हैं, उसने 1000-2000 खाना ही है ना, उसमें जुर्म वाली क्या बात है? जुर्म तो जब है जब आप कोई चीज़ ले जा, बनाने में कौन सा सर्टिफिकेट बनाने में। हाँ आप भी तो अपना जो है ना हौसले से बात करो, वो ये करा देगा, आप बात ये करेगा। अच्छा ज़हीर का नंबर तो ला दे। वो इस टाइम फारिग है। 5 बजे आ जाओ, मैं नंबर आप अपना दे दो, मैं आपसे। ओके। आपके भाईजान का दिल अभी भी नहीं मान रहा कि ऐसा हो सकता है कि स्कूल भी नहीं गए, कभी प्राइवेटली पेपर्स भी नहीं दिए और आपका ओरिजिनल मैट्रिक बोर्ड से सर्टिफिकेट बन जाए। मुझे लग रहा है ये शख्स झूठ ही बोल रहा है, लेकिन आपके भाईजान ने सोचा कि क्यों ना उस शख्स से तो मिल लिया जाए जो 5 बजे के बाद 18 नंबर रूम के पास ये सारी कार्रवाई करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।